नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकट आ रही है। उसी क्रम में जैसा कि पहले भी हम लोग डेली क्विज ऑर्गेनाइज कराते थे, तो आज से ये दैनिक क्विज आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो आज है 18 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की डेट के जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी के अलावा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना, दैनिक क्विज आप देख रहे हो, इसी तरीके से एक्सप्लेन सीरीज भी आपके लिए लाई जा रही है। फिर बिग न्यूज जिसको आज की बड़ी खबर कहते हैं, तो उस दिन का जो भी बर्निंग टॉपिक होगा वो आपके लिए लाया जाएगा। और इसी के साथ साथ इकोनॉमी के लिए स्पेशल इकोनॉमी एसेंशियल भी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके लिए छूटना नहीं चाहिए। चलिए तो अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये आपके सामने कथन दे रखे हैं। मैं हमेशा से कहता था कि कथन को पढ़ने से पहले आप ये देख लो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। साफ साफ पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। तो एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें सर्कल बना लिया करिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि गलत कथन पूछे गए थे कि सही कथन पूछे गए थे। अब देखिए सबसे पहला कथन, खाड़ी युद्ध के बाद इराकी शरणार्थियों के विस्थापन से निपटने के लिए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की स्थापना करी गई है। सेकंड है, यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। भारत आईओएम का सदस्य नहीं है। ये तीन कथन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके इसको खुद से लगाने का प्रयास करिए। मैं आपको बताता हूं ये चीज चर्चा में क्यों आई है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जहां से मैंने इस प्रश्न को उठाया है। यहां पर देखिए क्या लिखा गया है कि ओवर 60 किल्ड एज माइग्रेंट वेसल्स कैप्साइजेस ऑफ लीबिया। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है भूमध्य सागर। तो यहां पर कई बार यूरोप के अंदर आप देखोगे, अफ्रीका से यूरोप में बहुत ज्यादा यहां पर इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो भूमध्य सागर से होके जाते हैं, जहां पर 60 माइग्रेंट्स जो हैं इनकी डेथ हो गई है। अब बेसिकली ये घटना जब आई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर होता है आईएमओ, जिसको बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन। तो बेसिकली ये होता क्या है, देखिए आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहां पर यूरोप में बहुत ज्यादा प्रवासी जो थे वो इलीगल तरीके से प्रवेश कर रहे थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर आईएमओ की स्थापना करी गई। तो जब आईएमओ की यहां पर स्थापना करी गई ना, तो अब जैसे आपसे यह भी पूछा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा। कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो स्थापना की बात करेंगे तो 1991 में इसकी स्थापना करी गई है। यूएन का एक पार्ट है। सबसे बड़ी बात यह कि किन मुद्दों पर डील करता है, तो जो भी हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, प्रवासी होते हैं, वो किसी लॉजिकल, किसी जेन्युइन कारण से अपने देश को छोड़ के या किसी दूसरे देश में प्रवासित होते हैं या प्रवास करते हैं, तो उनके राइट्स की बात करना, उनकी हेल्थ की बात करना, उनकी देखभाल, उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो, है ना, मानवीय सहायता देना, शरणार्थियों को हेल्प करना, तो इन सारी चीजों को डील करता है हमारा आईएमओ। यूएन के अंदर का पार्ट है ये। यूएन ने बाद में चल के इसको अपने अंदर रखा था। दूसरा, अगर भारत की बात करें तो भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता है कि एक रिपोर्ट आती जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये भी कथन में पूछा सकता था। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि आईएमओ के द्वारा ये निकाली जाती है। तो देखिए प्रश्न, जेनेवा हेडक्वार्टर जो है इसका इससे बन सकता है। यहां पर भारत इसका पार्ट है, मैंने वो बना दिया है। यूएन का पार्ट है कि नहीं, ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है, तो ये सारे प्रश्न कथन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर वापस अपने प्रश्न पे जाते हैं तो यहां पर खाड़ी युद्ध की चर्चा यहां पर नहीं है, इसकी वजह से नहीं बनाया गया था। तो पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, यह हिस्सा है, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा। भारत इसका सदस्य नहीं है, तो यह भी कथन गलत है। भारत इसका सदस्य है। तो यहां पर अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो कितने कथन सही हैं, तो कोई भी नहीं। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन से यहां पर मैंने ये मैप भी दिया है, तो इससे आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से सामने आता है कि जो माइग्रेंट्स हैं वो किस तरीके से भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप में दाखिल होते हैं। और दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मैपिंग का कि भैया कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले भी यूपीएससी में प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं। भूमध्य सागर के आसपास के देशों को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से वर्ष दर वर्ष यहां पर जो डेथ होती है, अब नाव को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिस कारण से डेथ होती है। तो 2023 में आप देखोगे तो वो आंकड़ा 1166 के आसपास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक योग माया मंदिर किस भारतीय शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए।
ये भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अब ये आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करता है ये आर्टिकल, आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस में ये जो आर्टिकल निकला है। अब यहां पर बात करी जा रही है जो योग माया टेम्पल है उसका किस तरीके से हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको हम वापस से कैसे पुनरुद्धार कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि योग माया मंदिर की बात होती है तो इसमें कैसे एक हिंदू टेम्पल कहा जाता है ये। अब एक लोकेशन तो आपको समझ में आ गई कि नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली में भी जो इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है उसी के नियरेस्ट ये टेम्पल पाया जाता है। बेसिकली यहां पर जो गॉडेस योग माया है इनको बोला जाता है कि लॉर्ड कृष्णा की ना ये सिस्टर कही जाती हैं और महाभारत के काल से इसका रिलेशन जोड़ा जाता है, परंतु हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य अभी है नहीं। बेसिकली अगर जो साक्ष्य है वो योग माया टेम्पल के बारे में उसमें बताते हैं कि जो मुगल एम्परर अकबर टू थे, अकबर द्वितीय थे, तो इनके राज्य में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला सिद्धूमल, है ना, ये आपको नाम ध्यान रखना है, लाला सिद्धूमल। तो इनके द्वारा इनको बनाया गया था, इस मंदिर का निर्माण करा गया था। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आर्ट एंड कल्चर में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ये पूछे जाते हैं आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असम राइफल्स का अधिदेश नहीं, यानी कि उसके मैंडेट में नहीं आता है। देखो फिर से देखो, नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। बहुत बेसिक सी चीज है, आपको लग रहा होगा बार बार ये इतनी सरल चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम गलतियां होती हैं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको लगाने का प्रयास करिए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको आप आंतरिक सुरक्षा यानी कि जीएस के 3rd पेपर से आप जोड़ सकते हैं। असम राइफल्स के लिए प्लान किया जा रहा है, इनको एक जिसको बोलते हैं कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अतिरिक्त इनको एक कर्तव्य दिया जा रहा है कि एलएसी जो है ना, यहां पर भी इनके ट्रूप्स का रिपोर्टिंग हो सकती है। अब जैसे यहां पर आप बात करोगे ना असम राइफल्स के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जब भी हम लोग असम राइफल्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा सीएपीएफ होता है, यानी कि जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, और ये किसके अंडर में आता है, ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो इसके अंडर में जैसे हम लोग बात करते हैं बीएसएफ की, है ना, असम राइफल्स हो गया, एसएसबी की बात करते हैं जो हमारा सीमा सशस्त्र बल होता है। ठीक है, इसी के तहत आईटीबीपी की बात कर लो या सीआईएसएफ की बात कर लें, तो ये कई सारे संगठन जो है वो किसके अंडर में आते हैं, वो हमारे सीएपीएफ के अंडर में आते हैं। यहां तक कि जो हमारा एनएसजी है वो भी इसी के अंडर में आता है। अब जब हम असम राइफल्स की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई असम राइफल्स जो है इसका ये कोई हमारे लिए असम राइफल्स जो नाम आया ये तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से आया, यानी कि 1917 के बाद से। बट इससे पुराना ये संगठन है, ये जो आर्मी है ये इससे पुरानी है। ये डिफेंस फोर्स का जो निर्माण करा गया था वो इसीलिए करा गया था कि असम के अंदर ना लोग सही से व्यापार कर पाए, वहां का जो प्रशासन है वो सही से चल पाए, यानी कि जो इंसर्जेंसीज होती हैं, जो वहां पर अहिंसा की घटनाएं होती हैं, उनको किस तरीके से यहां पर कम करा जा सकता है। तो इसको ये मान के चलिए कि 1835 के आसपास ये इसका निर्माण करा गया, और इसका पुराना नाम भी याद रखिएगा, इसको बोलते थे कछार लेवी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। आगे चल के जब 1917 में इसको असम राइफल्स के नाम से बुलाया गया, तब भी इसको यही जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है उसको रोकना है। इसके अलावा यहां पर जम्मू कश्मीर में भी इसकी तैनाती होती है। ठीक है, भारत म्यांमार के बॉर्डर में भी इसकी तैनाती होती है। तो ये प्रमुख काम असम राइफल्स के पास है। ऑप्शंस में आते हैं, म्यांमार के साथ भारत की सीमा को सुरक्षित करते हैं, एकदम सही कथन है। उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियान, यह भी एकदम सही कथन है। भारत के परमाणु शस्त्रागार की रक्षा करना, यह इसका काम नहीं है। युद्ध के समय सेना जो रक्षा होती है उसकी सेकंड जो डिफेंस जिसको बोल दिया लाइन होती है, तो यह भी एकदम सही कथन है। ठीक है, तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके द्वारा प्रख्यापित की गई है। ये आपके सामने कुछ मंत्रालय यहां पर दे रखे हैं, डिपार्टमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है किसको कौन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसकी चर्चा क्यों है, अब आपको पता है पीआईबी से ये मैंने आर्टिकल निकाला है। तो यहां पर आपको पता है जो चेन्नई में तूफान आपको देखने को मिला, ठीक है, उस तूफान के बाद आप यहां पर क्या देखते हो कि चेन्नई के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी है, वहां से जो ऑयल है वो लीक होते हुए और यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाता है। आप जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो लिखा हुआ है बिफोर 1 नवंबर 2023 और ये लिखा हुआ है आफ्टर 11 दिसंबर।
तो आप देखोगे यहां पर जो पानी का कलर है वो आपको ग्रीनिश दिखाई दे रहा होगा, बट यहां पर पानी का कलर आप देखोगे आपको ब्लैकिश दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ और नहीं है, ये यहां पर तेल का जो रिसाव है वो इस जगह पर आ गया है, वो एकत्रित हुआ है यहां पर, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि यहां पर भारत की अगर बात करें तो यहां पर ये जो योजना आपके सामने लिखी हुई है, तो इस योजना को 1996 में बनाया गया, और आपको यह पता होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसको कंट्रोल करा जाता है। 1996 में बनाने के बाद 2006 में आके इसमें अपडेशन किया जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से जहां पर भी तेल का रिसाव होता है और महासागर में, सागरों में, तो वहां पर हम कैसे अपना एक्शन लेंगे। और इसको यहां पर देखने के लिए हमारा जो कोस्ट गार्ड है, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल है, वो यहां पर काम करता है। अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर की बात हो गई, तो यहां पर भारतीय तटरक्षक बल जो है वो यहां पर एक्शन लेते हैं। इसके अलावा जैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारे ऑयल स्पिल्स होते हैं सी में ना, तो इनको हम लोग कंट्रोल करते कैसे हैं। तो जो कंट्रोल करने की जहां पर बात आती है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग बनाते क्या है, कॉन्टिनेंट बूम्स करके बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके का हम लोग बनाते हैं, है ना, जिससे कि हम लोग अपने तेल को ना जल में मिलने से रोकते हैं, ठीक है। तो जितना मिल चुका है तो वहां से हम लोग बैरिकेडिंग इस तरीके की लगाते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे यहां पर स्किमर का भी यूज करा जाता है। ये आप देखिए मेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं कि तेल रिसाव के बारे में, इसको रोकने के क्या उपाय होते हैं। तो जब हम लोग स्किमर की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि पानी की जो सतह होती है, जो वाटर लेवल होता है, इसमें जो तेल होता है ना, इसको यहां से निकालने का काम किया जाता है। उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर होते हैं हमारे घरों में, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे सफाई करते हैं तो वो सक कर लेता है ना। तो यहीं पर स्किमर में भी ये क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह यहां पर काम करते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखोगे सॉर्बेंट्स का यूज होता है, ठीक है। सॉर्बेंट्स का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो तेल को सोखते हैं। तो हम पानी की सतह पर कुछ ऐसे पदार्थों का मतलब उसको फैलाते हैं जो क्या करेंगे, उस पानी से तेल को सोख लेंगे, अब हमारे पास फ्रेश वाटर रहेगा। तो ये कुछ मेथड आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे कि मुद्दा यह भी आता है, जो ये ऑयल स्पिलिंग हो जाती है तो इससे खतरा क्या है, क्यों इसके बारे में इतनी बात करी जाती है, तो ये भी आपको पता होगा। सबसे पहले प्रमुख चीज आप यही बोल दोगे कि यहां पर देखिए पर्यावरण की क्षति हो रही है। समुद्री पारितंत्र में समुद्री जीव जंतु जो होते हैं उनकी यहां पर प्रजनन को बात करें, उनके जीवन की बात करें, उस पर खतरा होता है। दूसरा, अब यहां पर बहुत लोग लोकलाइट्स होते हैं, वो वहां पर मत्स्य पालन करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, उनकी पूरी आजीविका उस पर होती है, ठीक है। अब यहां पर सोच के देखो कि अगर वो जीव जंतु इस प्रदूषित तेल की वजह से, जो जल प्रदूषित हो चुका है तेल की वजह से, इसको ग्रहण करने के बाद इनके अंदर विषैले पदार्थ होते हैं और इनका सेवन करने के बाद मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो सकता है। तीसरा, यहां पर मैंग्रोव को नुकसान पहुंचता है, जो भी यहां पर मैंग्रोव होते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा यहां पर आप बता सकते हो कि जो पर्यटन है, ठीक है, आप बीचेस वगैरह पे जो समुद्री कोस्ट लाइन होती है वहां पर पर्यटन जो होता है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है, तो इसको आप अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक वर्ड और बताता हूं, अतितापीय, हाइपोथर्मिया। एक्चुअली में होता क्या है, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं या जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो समुद्र के आसपास रहने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर अगर तेल का रिसाव होता है ना, तो उनके पंखों में ना ये तेल लग जाता है। तो पंखों में तेल लगने के कारण होता क्या है कि इनका जो इंसुलेटर का काम होता है वो कम हो जाता है। कम का मतलब क्या है कि वो तेल ना इनके तापमान को इतना बढ़ाता है, इतना ज्यादा बढ़ाता है कि उन पक्षियों का जो पर वगैरह होते हैं वो तापमान को बहुत ज्यादा सोखने का प्रयास करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो ये भी एक नुकसानदायक है। तो ऐसे कुछ आपको इसके नुकसान भी मैंने बताए, क्या इसके उपाय हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो वापस प्रश्न पे लौटते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस एक्शन प्लान के अंतर्गत कि ये लोग जाके और जहां पर भी ऑयल स्प्रेड हुआ है उसको किस तरीके से दूर करेंगे। देखिए 2023 में एक प्रश्न आया था, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहां पर विचार करना है। अब इसको आप देखेंगे, स्तूप की अवधारणा मूलतः बौद्ध है। स्तूप सामान्यतः अवशेषों का भंडार था। स्तूप बौद्ध परंपरा में एक मन्नत और स्मारक संरचना है। अब यहां पर तीन ऑप्शन हैं आपके पास, वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए, क्या पूछा है, कौन से कथन सही है। अब यहां पर स्तूप की अवधारणा मूलतः बौद्ध है, ऐसा नहीं है। जब प्री बुद्धिज्म इरा की बात करते हैं तो वहां पर भी स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब होता है बेसिकली ढेर, किसी चीज का ढेर, ईंटे का, मिट्टी का, तो ढेर होता है तो उसको स्तूप बोल रहे हैं। अब यहां पर बेसिकली क्या होता था कि कोई समाधि स्थल भी हो सकता है या किसी के मुख्य मुख्य जो अवशेष होते हैं उनको भी यहां पर स्टोर करके रखा जाता है। तो पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं आप, तो स्तूप सामान्यतः अवशेषों का भंडार था, यह बिल्कुल सही
बात है, यहां पर कई सारे अवशेष जो थे वो रखे जाते थे किसी बुद्धिस्ट मॉन्क के या फिर कुछ जिसका भी स्तूप बनाया गया है, तो उनकी लाइफ से जुड़े हुए प्रमुख चीजों का यहां पर जो उत्पाद होते हैं उनको रखा जाता है। तीसरा स्तूप बौद्ध परंपरा में एक मन्नत और स्मारक संरचना है, बिल्कुल सही बात है। बौद्ध परंपरा के अंतर्गत अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया, उनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण क्या हुआ, तो इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन भी, इन सब चीजों के बारे में भी स्तूपों का निर्माण यहां पर करा जाता है। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे बेसिकली 2 कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केवल 2। पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। आज के तथ्य पर नजर डालते हैं, तो चीन+1 रणनीति क्या है। देखिए ये भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो यहां पर बेसिकली क्या बात हो रही है पहले मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। ये न्यूज चर्चा में क्यों आई है, यहां पर आपको पता होना चाहिए। जो हमारी कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री है ना, उसने क्या किया है, लीड्स के बारे में, लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये एक रिपोर्ट निकाली। जब ये एक रिपोर्ट निकाली तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इंडियन एक्सप्रेस में जो राइटर है उन्होंने ये आर्टिकल निकाला। पहले हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो यहां पर आप, जैसे मैंने आपको बताया, लीड्स 2023 जो रिपोर्ट है इसको पेश करा गया है। ये बेसिकली लीड्स रिपोर्ट क्या आती है कि भारत के अंदर ना जो हमारे राज्य हैं उनके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, रेलवेज, रोड्स, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। अगर कोई लैंडलॉक्ड स्टेट है, लैंडलॉक्ड का मतलब है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो वहां से अगर कोई कंपनी भारत में निवेश करने आएगी तो वो तो चाहेगी ना कि मेरे जो प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं वो कितनी आसानी से मैं पड़ोसी देशों को भी पहुंचा सकता हूं। तो जो लैंडलॉक्ड स्टेट होते हैं वहां से किस तरीके से सामान जो है वो कोस्टल लाइन से होता हुआ दूसरे देशों में जा सकता है। तो यहां पर हर स्टेट के बीच में कंपटीशन होता है, उसको रैंकिंग दी जाती है, उसको कैटेगरी में रखा जाता है कि कौन से स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेस्ट है। तो अगर यहां पर देखिए इनकी जो रैंकिंग है उसके बारे में बताऊं, तो अगर कोस्टल स्टेट की बात करते हैं तो अचीवर्स में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये है। फास्ट मूवर्स का मतलब होता है जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस जिन्होंने करा है, केरल और महाराष्ट्र। और प्रेरक राज्य कौन कौन से हैं, गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जमीन से घिरे यानी कि लैंडलॉक में अचीवर्स में हरियाणा ने बहुत अच्छा काम करा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फास्ट मूवर्स में बात करी जाए मध्य प्रदेश की, और यहां पर बात आ रही है प्रेरक राज्यों में बिहार की। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट, देखिए ये 2 चीजें जरूर याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला और हमारे लैंडलॉक। तो आपको ये समझ में आ गया कि लीड्स रिपोर्ट क्या बताती है कि भारत के अंदर कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, कितनी बेस्ट कनेक्टिविटी है। अब इसको यहां पर राइटर ने जोड़ा है China+1 स्ट्रेटजी से। आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि भैया देखो कनेक्टिविटी की बात आती है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि निवेश। कोई भी कंपनी भारत में आएगी तो देखेगी भारत में कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स हैं कि नहीं, रेलवेज हैं कि नहीं, रोड्स हैं कि नहीं। यही चीज चाइना में आपको पता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेस्ट है। तो अब यहां पर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के, China+1 का मतलब क्या हुआ, China+1 का मतलब यह हुआ कि चाइना के अलावा हम, यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो, अब आपको पता है कोविड-19 के बाद चाइना ने अपनाई थी क्या, जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया। तो जिन जिन कंपनीज के ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाइना में थे उन सब में उत्पादन कैसा हो गया, रुक गया। तो जब उत्पादन रुक जाएगा तो कंपनीज में माल कहां से बनेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, प्लस यहां पर देखो सप्लाई चेन, कई बार ऐसा होता है किसी देश के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो वो क्या करेगा, वो उसको धमकी देगा कि हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं देंगे, हम आपको ये नहीं देंगे। तो आपूर्ति श्रृंखला में हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव चाहिए होगा। दूसरा, चाइना में देखा गया कोविड जैसे ही ओपन हुआ तो वहां पर जो लेबर कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो अब कंपनी को वहां पर अपना प्रोडक्ट बनाने में महंगा पड़ रहा है, वो दूसरे देशों में और महंगा बेचेंगे तो दूसरा देश क्यों खरीदेगा। तो कई सारे कारण ऐसे थे जिसकी वजह से कंपनीज को लगा कि अब हमें चाइना का कोई एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा। यानी कि हर बड़ी कंपनी का आप देखोगे ऑफिस आपको चाइना में मिलेगा, बट कुछ ऐसी पॉलिसीज की वजह से हर कंपनी अब चाहती है कि चाइना के अलावा भी हमारे कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम। तो इसी को हम लोग China+1 स्ट्रेटजी बोलते हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट वहीं पर होगी जहां पर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पर होगी जहां पर आपके देश के अंदर अवसंरचना बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये था इस पूरे आर्टिकल का मतलब जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर प्रीलिम्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भारत की अवसंरचना के विकास में, मेंस में भी इस रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आज आपका पूरा DQ। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, जरा मेरे को बताइएगा। एक यहां पर कन्वेंशन है जिसका नाम है बंकर कन्वेंशन। आज ही की न्यूज से एक रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं।
बंकर कन्वेंशन क्या है और किस चीज संबंधित है, इसको कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। तो आज के डीक्यू में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा डीक्यू आपको कैसा लगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपसे मुलाकात होगी अगले डीक्यू के सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।